हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो भी इम्पोर्टेंट्स ग्रंथ लिखे गए हैं यानी उसके स्रोत क्या है वो पूरा उल्लेख करेंगे। तो मध्य युग में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें से हमें उस युग की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है। और इस काल में ग्रंथों में सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख बहुत कम मिलता है। मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उनकी सभ्यता और संस्कृति बहुत कम उसका उल्लेख मिलता है। और इन साहित्यों में तत्कालीन इतिहास की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक नीति का विशद जानकारी मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी साहित्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मिला है उसका केवल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में काफ़ी डीपली नॉलेज मिलता है। और इन साहित्यों स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सल्तनतकालीन साहित्य और दूसरा है मुगलकालीन साहित्य। लेकिन अभी हमें केवल मुगलकालीन साहित्य नहीं पढ़ना है, केवल सल्तनतकालीन साहित्य पढ़ना है, क्योंकि ये नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें सल्तनतकालीन साहित्य का ही अध्ययन करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सल्तनतकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और ये ग्रंथ अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया है। सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जो सल्तनतकालीन ऐतिहासिक जो ग्रंथ है तो उसको कौन कौन भाषा में लिखा गया है, तो वहाँ हो सकता है अरबी और फारसी में। ठीक है, तो कुछ सुल्तानों ने अपने जीवन का वर्णन अपने द्वारा रचित ग्रंथों में किया है। यानी जो सुल्तान होते थे वो अपने आप को ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने अपने ही महल में एक लेखक रखवाते थे और उससे ही अपना जीवन के बारे में लिखवाते थे कि हमने ये किया, मतलब बहुत सारा ऐसा कुछ लिखवाते थे। ठीक है, और ग्रंथों का रचना करवाई। और इनमें से ऐतिहासिक जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखवाया उससे काफ़ी हमें महत्वपूर्ण जानकारी ऐतिहासिक के बारे में मिलता है। तो सल्तनतकालीन ग्रंथ निम्नलिखित है। जो सल्तनतकालीन में जो ग्रंथ लिखा गया है वो निम्नलिखित है। तो पहला है चचनामा। चचनामा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो यह अरबी भाषा में लिखा गया है। ये भी एक स्रोत है जिसके बारे में हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम से पहले तथा बाद के सिंध इतिहास का ज्ञान मिलता है। चचनामा में हमें जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया भारत में सिंध के क्षेत्र में और वहाँ पर उन्होंने अटैक करके भारतीय शासक यानी जो भारतीय शासक था उसको हराया था, तो उससे पहले का इतिहास और सिंध का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। इसके लेखक अली अहमद है। सपोज दैट कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि लेखक अली अहमद का जो ग्रंथ है वो कौन सा है, तो चचनामा। फिर पूछ सकता है कि चचनामा को किसने लिखा, तो अली अहमद ने। ठीक है, नेक्स्ट है तहकीकात ए हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इसको ज़्यादा शॉर्ट नेम पढ़ते हैं। तो इस ग्रंथ का रचयिता अलबरूनी है। अलबरूनी वह अरबी और फारसी भाषाओं का विद्वान था। जो अलबरूनी है वह फारसी भाषाओं का और अरबी भाषा का विद्वान था और यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिपिबद्ध है। मतलब कह सकते हैं कि यह जो भाषा में लिखा है फारसी भाषा में वो लिपिबद्ध है। अलबरूनी विदेशी था तथा भारत में उसने महमूद गजनवी के यहाँ नौकरी करता था और वह एक चिकित्सा शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन तथा गणित में काफ़ी रुचि रखता था। मतलब उसका जो कह सकते हैं कि उसके अंदर जो क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में काफ़ी महत्व रखता था और इसीलिए उसको वह हिंदू धर्म तथा दर्शन का भी अच्छा ज्ञान ज्ञाता था। अलबरूनी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तारिख उल हिंद में महमूद के बारे में आक्रमण तथा उसके प्रभाव का वर्णन किया है। जो अलबरूनी ने लिखा है तारिख उल हिंद, इसमें महमूद के बारे में और भारत आक्रमण कैसे किया और उसके प्रभाव का वर्णन काफ़ी डीपली किया है। उसने हिंदू धर्म, साहित्य और विज्ञान का भी सुंदर वर्णन किया है। और इस प्रकार इस ग्रंथ से महमूद के आक्रमणों तथा तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। और अलबरूनी ने जो तारिख उल हिंद लिखा है उसमें बहुत सारा
हिंदी धर्म, साहित्य, विज्ञान, ऐसे बहुत सारे जानकारियाँ हमें मिलती है। और इसीलिए इस प्रकार इस ग्रंथ से महमूद के आक्रमणों तथा तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और उन्होंने सुचारू रूप से इस ग्रंथ को अंग्रेजी में भी अनुवादित किया है। नेक्स्ट आ जाता है तो तामुल मासीर। तामुल मासीर ये भी एक काफ़ी फेमस ग्रंथ है जिसको हसन निजामी ने लिखा है। और यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि ताजुल मासीर जो है उसको किसने लिखा, तो यहाँ पर हो सकता है हसन निजामी। वह गौरी के साथ भारत आया था। जो हमारा सस्पेंस क्वेश्चन बनता है वो इस तरह बनता है कि यहाँ पर पूछ सकता है कि गौरी के साथ कौन सा लेखक या कह सकते हैं कि ऐसा इतिहासकार भारत आया था, तो वह हो जाएगा हसन निजामी। ठीक है, वह गौरी के साथ भारत आया और इस ग्रंथ से 1192 से 1218 तक के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। जो ये ग्रंथ लिखा है ताजुल मासीर, इसमें 1192 से लेकर 1218 तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें विभिन्न स्थानों, मेलों और मनोरंजन का भी वर्णन किया गया है। सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारियाँ मिलती है और जो अस्पष्ट है। UN डे के अनुसार यद्यपि पुस्तक में भी शैली अत्यधिक कलात्मक और अलंकृत है और इनमें से वर्णित सामान्य तथा साधारणतः सत्य है। मतलब इन्होंने जो वर्णन किया है वो काफ़ी हद तक सही भी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी का जो रचना है वो मिनहाज उस सिराज ने किया है और इसमें गोरी के आक्रमणों से लेकर 1260 तक के प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का वर्णन है। तबकात ए नासिरी जो है मिनहाज उस सिराज के द्वारा रचित है और इनमें गोरी के आक्रमण से लेकर 1260 ईस्वी तक के प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का वर्णन है और लेखक का वर्णन पक्षतापूर्ण रहा है और उनमें गोरी और इल्तुतमिश के वंशों का निष्पक्ष वर्णन नहीं किया है तथा बलबन के आँख मूंदकर प्रशंसा की है। मतलब इस ग्रंथ में बलबन का बहुत प्रशंसा किया गया है लेकिन इल्तुतमिश और गोरी का प्रशंसा नहीं है। और इसके बाद यह ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इनमें जो भी घटना है वो क्रमबद्ध से रूप में वर्णित की गई है तथा इनकी तिथियां सत्य है। मतलब जो भी लिखा गया है वो काफ़ी सही है और तिथियां सत्य है और यह गुलाम वंश के इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। फरिश्ता ने इसे उच्च कोटि का ग्रंथ माना है। जो फरिश्ता है उन्होंने उच्च कोटि का इसे ग्रंथ माना है। एल्फिंस्टन, स्टेवार्ट तथा मार्ले ने भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की है और रेवर्टी ने इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया है कि रेवर्टी जो है उन्होंने इसको इंग्लिश में अनुवाद किया है। तो तबकात ए नासिरी को इंग्लिश में कौन अनुवाद किया है, तो रेवर्टी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का भी नाम काफ़ी चर्चित में रहता है क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो काफ़ी फेमस है। तो उनमें से अभी हम 2 ग्रंथ के बारे में ही चर्चा करेंगे कि आशिका और एक है तुगलकनामा। ठीक है, क्योंकि यही दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन वो चर्चित में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो पहला है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत बड़े विद्वान थे अमीर खुसरो और उनका पूरा नाम अबुल हसन यामिन उद खुसरो था। जो अमीर खुसरो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बहुत बड़े विद्वान थे और उनका पूरा नाम अबुल हसन यामिन उद खुसरो था। वह 6 मुसलमानों के दरबार में रह चुके थे। आप सोच सकते हैं कि एक सुल्तान के दरबार में रहने के लिए आपको काफ़ी नॉलेज चाहिए, लेकिन यह 6 सुल्तानों के दरबार में रह चुके थे और उसके बारे में वर्णन करते थे। उसने बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक का इतिहास लिखा है और उसने बलबन से लेकर तुगलक तक का इतिहास लिखा है। आप समझ सकते हैं कि जो एक व्यक्ति के साथ रहेगा तो वो एक ही व्यक्ति का वर्णन कर सकता है, लेकिन जो 6 व्यक्तियों के साथ रहा तो वो ज़्यादा लिख सकता है या ज़्यादा उसकी कह सकते हैं कि उसके अंदर क्वालिटी है। और उसने युद्ध में भी भाग लिया था और जो भी युद्ध करता था तो युद्ध में भी भाग लिया। उसके ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य है जो इस प्रकार से है। पहला है आशिका।
आशिका अमीर खुसरो का एक अन्य रचना आशिका का संबंध गुजरात के राजकरण की पुत्री देवल रानी तथा अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां की प्रेम कथा से है। जो आशिका इन्होंने लिखा है वह क्या है, तो राजकरण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां की प्रेम कथा है और इसमें अलाउद्दीन की गुजरात व अलवा विजय के बारे में चर्चा की गई है। मतलब आशिका जो इन्होंने रचना की है वो एक प्रेम कथा है। वो किसका है, तो देवल रानी और अलाउद्दीन का जो पुत्र था खिज्र खां उसका प्रेम कथा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आशिका लिखा गया है, जो ग्रंथ लिखा गया है वह किन दो राजा और रानी का प्रेम कथा है, तो वह क्या हो जाएगा, तो देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां। ठीक है, और इसमें अलाउद्दीन की गुजरात व आलवा के विजय के बारे में चर्चा की गई है और साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृति टोपोग्राफी का भी वर्णन किया है और इसमें से मंगोलों द्वारा स्वयं अपने कैद किए जाने की चर्चा भी की है और उन्होंने अपने बारे में भी चर्चा किया है कि मंगोल जो थे उसको आकर कैद किए और उसका भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है तुगलकनामा। तुगलकनामा यह खुसरो का ही अंतिम ऐतिहासिक कविता है जिनमें खुसरो ने शासनकाल यानी जो उसका शासनकाल था उसका पतन लिखा है। तुगलक वंश की स्थापना का वर्णन इसमें है। ठीक है, तुगलकनामा में। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ में पहला है तारीख़े फिरोज शाही। बर्नी ने इस ग्रंथ में खिलजी तथा तुगलक वंश के आंखों देखा वर्णन किया है। जो जियाउद्दीन बर्नी है उन्होंने खिलजी वंश और तुगलक वंश का जो भी वर्णन है वो खुद से देखा है और उसके बारे में लिखा है और यह एक ठोस रचना है जिनमें अनेक गुण सम्मिलित है और यह ठोस प्रमाण कर सकते हैं कि उन्होंने देखा और उसके बारे में वर्णन किया है। एक होता है कि काल्पनिक, हमने देखा भी नहीं है उसके वर्णन यानी इमेजिन से हम उसका वर्णन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी ने खुद खिलजी वंश और तुगलक वंश को देखा और उसके बारे में डिफाइन किया है, वर्णन किया है। यह एक ठोस रचना है जिनमें से अनेक गुण सम्मिलित है। जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और उसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सुधारों का भी वर्णन मिलता है और उन्होंने वर्णन किया है। इनमें कवियों, दार्शनिक और संतों की लंबी सूची दी गई है। बर्नी ने जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन के पतन के कारणों का भी वर्णन किया है। बर्नी के इतिहास की विकृत करने के विरुद्ध तथा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं जिनमें से अलाउद्दीन का पतन और जलालुद्दीन का जो पतन का वर्णन है वो किया है। और उन्होंने मध्यकालीन इतिहासकारों में बर्नी ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जो सत्य पर जोर देता था और चाटुकता तथा मिथ्या वर्णन से घृणा करता था। जो जियाउद्दीन बर्नी हैं वो ऐसे व्यक्ति थे, ये केवल सत्य के बारे में लिखते थे, ये दिखावा नहीं करते थे कि उस समय ये हुआ वो हुआ। ठीक है, ये जो सत्य घटना है उसी को लिखते थे, मिथ्या का वर्णन नहीं करते थे, फॉल्स में कुछ भी नहीं लिखते थे। इसके बाद इस भी ग्रंथ में तिथि संबंधित दोष और धार्मिक पक्षपात देखने को मिलता है, किंतु यह अमूल्य ऐतिहासिक कृति है। जो तिथि है वो काफ़ी सही नहीं है, लेकिन क्या है कि उसके जो धार्मिक पक्षपात है वो भी देखने को मिलता है। UND के अनुसार अपने दोषों के बाद भी यह पुस्तक तत्कालीन संस्थाओं के अध्ययन में काफ़ी मुख्य है। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हुए, उन्होंने काफ़ी कमियां निकाली है, पर फिर भी हमें ऐतिहासिक दृष्टि से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फतवा-ए-जहांदारी। फतवा-ए-जहांदारी ये भी बर्नी के द्वारा ही लिखा गया है, जियाउद्दीन बर्नी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको उच्च वर्ग का मार्गदर्शन करने हेतु फिरोज के समक्ष आदर्श उपस्थित करने हेतु इस ग्रंथ की रचना की है। और इस पुस्तक में शरीयत के अनुसार सरकार के कानूनी पक्ष का वर्णन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऐतिहासिक जानकारी हमें अगर किसी भी साहित्य से मिल रही है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो इस सरकार के कानून के पक्ष का वर्णन है और इसमें मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का भी वर्णन है। यानी जो मुस्लिम शासक थे उसकी जो आदर्श राजनीतिक संहिता थी उसके बारे में वर्णन है। बर्नी ने महमूद गजनवी को आदर्श मुस्लिम शासक माना है तथा मुसलमान सुल्तानों को उसको वर्णन करने के लिए कहा है। मतलब जो भी महमूद गजनवी है उसके आदर्श मुस्लिम शासक माना है और ऐसा माना है कि जो भी सुल्तान थे वो अनुकरण करने के लिए कहा है। बर्नी कट्टर मुसलमान था तथा उसने काफिरों को विनाश करने वाले आदर्श मुस्लिम शासक माना है और इस तरह से उन्होंने एक मुस्लिम शासक को आदर्श बनाया है। उसने आदर्श शासन के लिए कुशल शासन संबंधी जो प्रबंध था उसको आवश्यक बताया है। यदि बर्नी के आदर्श शासक संबंधी विचारों में से उसकी धर्मनिरता को निकाल दिया जाए तो वह शासन प्रबंध में आदर्श सिद्ध हो सकते हैं। यानी बर्नी जो अपने धर्म के लिए उन्होंने वर्णन किया है, अगर उसको निकाल देते हैं तो बर्नी जो है वो एक आदर्श सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर की जो क्वालिटी थी, उसकी जो लिखने की भव्यता थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेकिन क्या है कि वो किसी एक धर्म के प्रति ज़्यादा समर्पण हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो भी साहित्य है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। और बर्नी की जो कृतियां हैं ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य है तथा ये बाद में इतिहासकारों के लिए प्रेरक रही है। जैसे कि इलियट एवं डॉनसन ने भारत के इतिहास का तृतीय खंड बर्नी के कई उदाहरण दिए हैं तथा डॉक्टर रिजवी ने उसकी कृति तारिक ए फिरोज शाही का भी अनुवाद हिंदी में किया है। नेक्स्ट है तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस ग्रंथ की रचयिता शम्स ए सिराज अफीफ था। शम्स ए सिराज अफीफ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि तारिक ए फिरोज शाही को किसने लिखा, तो शम्स ए सिराज। और इसमें वह दीवाने वजारत में कार्यरत थे और वह सुल्तान के काफ़ी नज़दीक था। जहाँ बर्नी की तारिक ए फिरोज शाही समाप्त होती है वहीं से अफीफ तारिक ए फिरोज शाही की शुरू होती है। और इनमें से फिरोज तुगलक का 1357 से 1388 तक का इतिहास लिखा गया है। यह ग्रंथ 90 अध्यायों में बांटा हुआ है। इनमें फिरोज के चरित्र, अभियान, शासन प्रबंध, धार्मिक नीति तथा उसके दरबारियों का विस्तृत वर्णन है। और यह ग्रंथ पक्षपातपूर्ण है क्योंकि उसने फिरोज की अत्यधिक प्रशंसा की है। कोई भी साहित्य पक्षपातपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि वह किसी विशेष एक आदमी के प्रति अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपको पूरे समाज के प्रति देखना है, राष्ट्र के प्रति देखना है, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में चर्चा करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यह कृति बाद में इतिहासकारों के लिए प्रेरक रही है, ठीक है। और ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अफीफ से बर्नी जैसे न तो बौद्धिक उपलब्धि है और न ही इतिहासकारों की योग्यता, सूझबूझ तथा पानी दृष्टि से। और इस तरह ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही इस ग्रंथ का रचयिता फिरोज तुगलक स्वयं था। इस ग्रंथ का जो रचयिता है फुतुहात ए फिरोज शाही का, वो फिरोज तुगलक स्वयं था। और इसके शासन प्रबंध तथा धार्मिक नीति का जानकारी मिलता है। उस समय मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शासन प्रबंध किस प्रकार से थे और धार्मिक नीति क्या थी उसके बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है किताब उल रहला। किताब उल रहला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह ग्रंथ मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने लिखा है। मोरक्को के एक यात्री थे इब्न बतूता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन आता है तो हमें ये समझना है कि पूछ देगा कि मोरक्को से कौन लेखक आए थे, तो वो इब्न बतूता हो सकता है, ठीक है। और यह उसका यात्रा वृत्तांत था। विदेशी लोग जो यहाँ आते थे तो वो यात्रा वृत्तांत के द्वारा कुछ न कुछ लिखते थे, तो जो अरबी भाषा में रचित है। और इस ग्रंथ में उसने मोहम्मद तुगलक के दरबार, उसके नियम, रीति रिवाजों, परंपराओं, दास प्रथा एवं स्त्रियों की दशा का सुंदर वर्णन किया है। जो मोहम्मद तुगलक है उसके दरबार के बारे में, उसके नियम, रीति रिवाज, परंपरा, दास प्रथा, स्त्रियां की दशा किस प्रकार से थी, उसका सुंदर चित्रण किया है। और इस तरह से
उन्होंने उनका वर्णन पक्षपात की भावना से मुक्त है, यानी मोहम्मद तुगलक जो है उसका वर्णन पक्षपात नहीं है, उसके भावना से मुक्त है। और इस तरह से ये जो आज का हमारा टॉपिक था मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले